विद्युत को ऐसे अचानक से गाड़ी रोकता देखकर नवीन ने पूछा, भाई यहां ऐसे सुनसान सड़क पर क्यों उतरना है तुम्हें? वो कुछ काम है इसलिए, बस और कुछ नहीं। विद्युत ने बात को संभालते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जाओ, नवीन ने गाड़ी रोकते हुए कहा। विद्युत अभी गाड़ी से उतरने ही वाला था कि तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आया। फोन चेक करते ही विद्युत के चेहरे का भाव बदल गया। वो थोड़ा सा घबरा गया। वो जहां बैठा था वहीं बैठे रह गया। नवीन विद्युत को ही देखे जा रहा था। अरे उतरो भी, नवीन ने कहा। नहीं, चलो हम यहां नहीं उतरेंगे। हमें याद आया कि हमें जो काम था वो हमने पहले ही कर लिया है, विद्युत ने बहाना बनाते हुए कहा। नवीन को विद्युत की बात समझ नहीं आई। वो कुछ कहता इससे पहले ही विद्युत ने बात को बदलते हुए कहा, अरे चलो भाई, जल्दी जाना है घर। विद्युत की बात सुनकर नवीन झल्ला गया और गाड़ी चलाने लगा। काफी दूर जाने के बाद विद्युत ने सोचा कि बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में नवीन से जानकारी ले सकता है। वो एक सीरियल किलर के साथ साथ एक क्राइम रिपोर्टर भी तो था, तो उसने नवीन का बयान लेने के लिए उसे इस ब्लास्ट के बारे में उकसाने लगा। नवीन भी विद्युत के जाल में फंसता चला जा रहा था। नवीन ने कहा, बिल्डिंग अपने आप नहीं गिरी बल्कि गिराई गई है। अच्छा, तुम कब से शेरलॉक होम्स हो गए? सबूत क्या है? कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। कल को हम भी कह दें कि ये काम हमने किया है तो क्या? बोलो, विद्युत ने कहा। विद्युत को लगा कि वो शायद ज्यादा ही बोल गया है, मगर ये बात सुनकर नवीन मुस्कुराने लगा। तुम्हें पता भी है टीएनटी क्या होता है? अरे आज से पहले नाम भी सुना था कभी? नवीन ने विद्युत की शक्ल देखते हुए कहा। विद्युत जानता था कि नवीन उसकी बातों पर अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, तो उसने नवीन को और उकसाते हुए कहा, हाँ जानते हैं, टीएनटी, आरडीएक्स, एचएमएक्स, ये सब एक एक्सप्लोसिव मटेरियल हैं। कितनी बार आर्टिकल लिखने के लिए रिसर्च करना पड़ता है। इस पर नवीन बोला, अच्छा ठीक है, एक पल को मान लिया कि बिल्डिंग में ब्लास्ट तुमने किया था, पर मेरे पत्रकार बंधु, क्या तुमको उसको फोन से एक्टिवेट करना आता है? और अगर तुमको आता भी है तो तुम बिल्डिंग उड़ाओगे ही क्यों? बस इतना बता दो। यह सुनकर विद्युत झेप सा गया था। उसने फिर भी नवीन से कहा, अगर यह हमने किया होता तो हम बता चुके होते, पर अभी क्या बताएं। विद्युत की इस बात से नवीन हंसने लग गया। तभी विद्युत फिर से नवीन से गाड़ी रोकने के लिए कहता है, यार अब क्यों रुकवा रहे हो? नवीन ने झल्लाकर कहा, पहले रोको ना, विद्युत ने कहा। इस बार भी नवीन विद्युत की बात मानकर गाड़ी रोड किनारे लगाते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम्हारा घर तो अभी दूर है ना, फिर यहां क्यों रुकवाई गाड़ी? विद्युत अपने काम की इंफॉर्मेशन ले चुका था। वो इतना जान गया था कि इन पुलिस वालों को सब पता चल चुका है, और अगर कुछ नहीं पता तो वो ये कि यह सब किसने किया है और क्यों किया है। अरे भाई बोलो, यहां अचानक क्यों गाड़ी रुकवाई? नवीन ने फिर पूछा। इस पर विद्युत गाड़ी से उतरता हुआ बोला, वो क्या है ना कि कल एक दोस्त का जन्मदिन था, तो उसी के पास जा रहे हैं, भूल गए थे, लेकिन अभी याद आया तो सोचे एक बार उससे मिल लेते हैं। इस पर नवीन बोला, जब कल नहीं गए तो फिर आज क्यों जा रहे हो? विद्युत ने भी मस्खरे अंदाज में कहा, कल नहीं जा पाए इसीलिए तो आज जा रहे हैं। नवीन को विद्युत की बातें हमेशा से ही बिना सिर पैर की लगती थी। रात काफी हो गई थी, तो नवीन कुछ ना कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। तभी विद्युत जोर से बोला, थैंक्स फॉर द लिफ्ट एंड इंटरव्यू। विद्युत की बातें नवीन ने सुन ली थी, मगर वो गाड़ी दंदनाते हुए निकल चुका था। ब्लास्ट जब नहीं हुआ था तब प्रीति विद्युत से बात कर रही थी, और विद्युत भी खुशी के बारे में उसे सब कुछ बता रहा था कि अचानक एक मैसेज आते ही विद्युत को जाना पड़ जाता है। प्रीति को इतना तो पता था कि विद्युत का कोई दोस्त कल्याण ग्रह में है और शायद उस पर हमला हुआ है। प्रीति एक समय पर कल्याण ग्रह जाया करती थी। अपनी रिपोर्ट बनाने इसी कारण उसे अंदाजा था, और उसने जब सुना कि एक खुशी नाम की लड़की वहां से भागी है तो उसे जरा सी भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पहले भी और बच्चे वहां से भाग चुके थे। जो पकड़े जाते थे उन्हें मार दिया जाता था, और जो बच जाते थे उन्होंने गुमनामी की जिंदगी अपना ली थी। ये बात प्रीति अच्छे से जानती थी। प्रीति को लगा कि जिस पल का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो पल यही है। वो हमेशा से विद्युत के करीब रहना चाहती थी, मगर
विद्युत ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब प्रीति के पास एक और कारण आ गया था विद्युत के पास जाने का। प्रीति ने सोचा कि उसने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर ना हो जाए। वो अपने कमरे से बाहर गई और आसपास नजर दौड़ाने लगी। उसे कोई नहीं दिखाई दिया। कोई दिखा भी तो कार में या बाइक पर। मुझे ही अपने आदमी को फोन करना होगा, कहते हुए प्रीति जेब से फोन निकाल लेती है और किसी को फोन लगाने लगती है। रिंग के साथ प्रीति अभी 1-2 कदम चली ही थी कि फोन के उस पार से आवाज आई। हाँ, हेलो दीदी। यह आवाज प्रीति के एक खास आदमी गुड्डू की थी। गुड्डू की आवाज सुनते ही प्रीति ने संभल कर कहा, हाँ गुड्डू, मैं दीदी बोल रही हूं, एक काम है, कर पाएगा? हाँ दीदी कहिए, जान हाजिर है आपके लिए, गुड्डू ने कहा। यह काम बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और अर्जेंट भी है। तुझे एक लड़की का पता लगाना है, प्रीति ने बताया। आप पूरी बात बताओ दीदी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, गुड्डू ने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा। गुड्डू की बात सुनकर प्रीति को भी यकीन हो गया था कि उसका यह आदमी इस काम को अंजाम दे देगा। इसके बाद प्रीति ने खुशी के बारे में गुड्डू को सब कुछ बता दिया, जितना कुछ भी विद्युत ने प्रीति को बताया था। सब कुछ प्रीति ने गुड्डू को कह सुनाया। प्रीति ने थोड़ी देर रुकने के बाद आगे कहा, अगर उन हैवानों ने उसे पकड़ लिया होगा ना, तो पता नहीं क्या सलूक कर रहे होंगे उसके साथ। कहीं वो उसे जान से ना मार दें। इसलिए गुड्डू, जितना जल्दी हो सके तुम उसे ढूंढ निकालो। ठीक है, आप उस लड़की की एक तस्वीर मुझे भेज दीजिए, मैं अभी से ही काम पर लग जाता हूं, गुड्डू ने इतना कहा और उसने फोन काट दिया। प्रीति अभी अपनी जगह पर से आगे जाती है, इससे पहले ही उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे खड़ा है। प्रीति एकदम से डर गई। उसने पीछे से पलटकर देखा तो सामने विद्युत खड़ा हुआ है। उसने देखा कि सामने विद्युत गले में कैमरा आईडी कार्ड लटकाए खड़ा हुआ है। ओह गॉड, यार विद्युत, ये तुम हो, प्रीति ने राहत की सांस लेते हुए कहा। कहां खोई हो, कब से आवाज दे रहे हैं, विद्युत ने कहा। नहीं, वो बस मैं किसी से बात कर रही थी। प्रीति ने इतना कहा ही था कि तभी उसे विद्युत के दोस्त का ख्याल आया। उसने झट से पूछा, अच्छा तुम्हारा दोस्त कैसा है, वो ठीक है ना? इस पर विद्युत ने खुशी से कहा, हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ और हम टाइम पर पहुंच गए थे। तभी प्रीति ने तुरंत पूछा, फिर वो इतनी तेज आवाज किस चीज की थी? प्रीति के मुंह से यह सुनकर विद्युत एक पल को रुक सा गया था। तेज आवाज? इसे कैसे पता कि ऐसा कुछ हुआ था? ना कमरे में टीवी है ना रेडियो, और ये तो वहां थी भी नहीं। फिर विद्युत ने मन ही मन सोचा, तेज आवाज? कैसी तेज आवाज? विद्युत ने बात टालते हुए कहा। इस पर प्रीति ने पूछा, कल्याण ग्रह में कोई ब्लास्ट हुआ है? तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम तो वहां थी भी नहीं, विद्युत ने प्रीति से चौंकते हुए पूछा। तुम भूल गए कि मैं भी एक होनहार रिपोर्टर रह चुकी हूं, प्रीति ने कहा। इस पर विद्युत झेप गया और चुप हो गया। वैसे खुशी का कुछ पता चला? विद्युत ने सीधा सवाल किया। हाँ, मैंने अपने एक खास आदमी को यह काम सौंपा है, वो जल्दी कुछ ना कुछ जरूर पता लगा लेगा, प्रीति ने बताया। यह सुनकर विद्युत के चेहरे पर अलग ही भाव उभर आए। उसे खुशी की चिंता हो रही थी। प्रीति विद्युत के चेहरे को देखते ही समझ गई कि विद्युत परेशान है। प्रीति ने विद्युत का हाथ पकड़ते हुए कहा, डोंट वरी विद्युत, वो आदमी बहुत ही भरोसेमंद है, वो खुशी के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। ठीक है, हमें उस पर तो नहीं मगर तुम पर भरोसा है, विद्युत ने कहा। अच्छा, तुम खुशी के बारे में और कुछ बता रहे थे ना, बट अपने दोस्त का मैसेज देखकर चले गए थे, तो चलो बात पूरी करो, क्या कह रहे थे? यही कि खुशी का एक भाई भी है, विद्युत ने एक झटका देते हुए कहा। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? और ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रीति ने चौंकते हुए कहा। तभी विद्युत को वो पल याद आ गया जब खुशी ने उसे अपने भाई के बारे में बताया था। ये एक दिन की बात है। एक रात खुशी किसी से फोन पर बात कर रही थी। खुशी की आवाज सुनकर विद्युत कमरे से बाहर आया और उसने पूछा, ये तुम इतनी रात को किससे बात कर रही हो? भाई से, खुशी ने डरते हुए कहा। तुम्हारा कोई भाई भी है क्या? विद्युत ने हैरानी से पूछा।
इसके जवाब में खुशी ने बस हां में सिर हिला दिया। विद्युत ने पूछा, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? एक काम करो, अभी हमें सब कुछ शुरू से बताओ, हमें सब कुछ शुरू से जानना है। हालांकि विद्युत के पास सारे सबूत थे और उसने मानव को भी बाल कल्याण गृह और सबूत के लिए भेजा था, मगर फिर भी विद्युत खुशी की कहानी उसके मुंह से सुनना चाहता था। क्या हुआ? अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। विद्युत आगे कुछ कहता इससे पहले ही खुशी ने उसके पास आकर कहा, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। खुशी ने अपने बारे में बताते हुए आगे कहा, मैं, माँ, बाबा और छोटू हम सब एक ही साथ शहर से आए थे। माँ और बाबा को तो मजदूरी का काम मिल गया और मैं भी काम ढूंढ ही रही थी। हम तीनों का बस एक ही सपना था कि छोटू को अच्छे से पढ़ाना लिखाना है और एक बड़ा आदमी बनाना है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम उस कल्याण गृह में जा फंसी? विद्युत ने पूछा। इस सवाल से खुशी उदास हो गई। उसने फिर भी हिचकते हुए बोला, एक दिन माँ बाबा काम पर गए तो फिर आए ही नहीं। इतना कहकर खुशी अपनी नम आंखों को पोंछने लगी। पता नहीं चला वो दोनों कहां गए? विद्युत ने दबी आवाज में पूछा। एक आदमी आया था हम दोनों को लेने, बोला तेरे माँ बाबा का एक्सीडेंट हो गया है अस्पताल में, तुम लोगों को जल्दी बुलाया है। हम दोनों उस आदमी की बात का भरोसा करके उसके साथ चले गए। वो हम दोनों को एक अस्पताल में ले गया माँ बाबा की लाश को पहचानने के लिए। हमें उस आदमी ने कहा कि किसी ट्रक वाले ने तुम्हारे माँ बाबा को कुचल दिया है, पर जब हमने देखा तो उनके चेहरे और माथे पर खूब सारी धूल लगी थी, जैसे खूब सारा मलबा गिर गया हो। इतना कहते कहते खुशी रुक गई। क्या हुआ आगे और क्या कहानी रही होगी खुशी की, जिसके कारण उसे कल्याण गृह जैसे नरक में जाना पड़ा? जानने के लिए सुनिए तलब।